नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे, अपना 8वां मॉड्यूल चल रहा था पावर सप्लाई सर्किट। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है, रेक्टिफायर डायोड क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और अब रेक्टिफायर में हमने उसके प्रकार के बारे में देख रहे थे। हाफ वेव रेक्टिफायर हो चुका था। अभी आगे जो हम पढ़ेंगे आज, आगे है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो दो डायोड वाला फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें डायोड की संख्या कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें फिल्टर वगैरह भी पढ़ेंगे कि डायोड यानी रेक्टिफायर से जो भी आउटपुट मिलता है उसको फिल्टर से हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं या प्योर डीसी के रूप में परिवर्तन करके उसको यूज में लाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना दो डायोड वाला जो फुल वेव रेक्टिफायर है। तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग क्या होगा हमारा, दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होगा, दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर में हमारे दो डायोड का इस्तेमाल होता है और आउटपुट पर हमको पूरा तरंग मिलता है। यानी जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े थे उसमें क्या होता था, जो भी इनपुट सिग्नल होता था उसके केवल आधे चक्र के लिए ही हमको आउटपुट मिलता था। लेकिन जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, दो डायोड वाला फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें हमको इनपुट के पूरे तरंग के लिए हमको आउटपुट क्या होता है, मिलता रहता है। वो चीज इसमें बताया गया है। बोला कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट एसी वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होता था। इस वजह से आउटपुट डीसी स्तर क्या होता था हमारा, 0.318 VS पीक के बराबर होता था। हाफ वेव रेक्टिफायर की इस सीमा को दो डायोड और एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग करके दूर किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो जो हाफ वेव का ये जो हमारा सिस्टम था, इसको दूर करने के लिए, यानी ये तो आधा हमको देता था, आधा तरंग ही देता था, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं देता था। उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं जिसमें दो डायोड इस्तेमाल होता है और एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा, इस्तेमाल होता है। उसका चित्र नीचे में दिया गया है। नीचे में क्या है, हमारा चित्र दिया गया है जिसमें एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर ऐसा है जो क्या है, सेंटर टेप है, यानी बीच से क्या हुआ है, वो दोनों तरफ कॉमन है, सेंटर टेप उसको बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या होता है, एक डायोड हमारा लगा होता है और इस तरह से लोड क्या होता है हमारा, कनेक्ट होता है। यानी बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है। इस तरह से हमारा एक और डायोड नीचे की तरफ लगा होता है जो इस लोड के साथ क्या होता है, लोड क्या होता है दोनों में हमारा कॉमन होता है। इस तरह से जो संरचना हमारी बनती है उसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर या हमारा दो डायोड रेक्टिफायर बोला जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो दो वेव रेक्टिफायर है ये हमारा वर्किंग कैसे करता है। आगे है, बोल रहा है कि जो ये चित्र छा है हमारा, प्रत्येक डायोड और सामान्य लोड प्रतिरोध जो हमारा RL है, दो स्वतंत्र अर्ध विष्टकारी बनाते हैं। सेंटर टेप सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण प्रत्येक डायोड को कुल सेकेंडरी वोल्टेज का केवल आधा ही क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो ये चीज है हमारा, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, हमारा दो अलग अलग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बनते हैं। यानी एक हाफ वेव ये, दूसरा हाफ वेव ये, दोनों अलग अलग हाफ हाफ वेव मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा फुल वेव रेक्टिफायर जैसा बनाते हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमको वही वही वाली संरचना क्या होती है, मिलती है। ठीक है, आगे क्या हो रहा है हमारा, हाँ आगे बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर के विपरीत सिरों पर हमेशा क्या होता है, सेंटर टेप के संबंध में क्या होती है, हमारी विपरीत ध्रुवताएं होती हैं, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है। जब द्वितीयक वाइंडिंग का अंत ए धनात्मक होता है तो निचला सिरा क्या होता है, बी हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब इसके वर्किंग प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, क्या होता है हमारा वर्किंग प्रोसेस। यहाँ पर हमारा चित्र दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, हमारा चित्र दिया गया। अब देखो इसमें क्या है, मान लो इसको क्या है हमारा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, जब हम इनपुट पर देते हैं, इनपुट पर हमारा क्या होता है, इस तरह का हमको सिग्नल दिया जाता है इनपुट पर। ठीक है, ये होता है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो एक एक साइकिल के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारा रेक्टिफायर पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहला हम उठाते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसमें ए वाला जो टर्मिनल होगा वो हमारा प्लस होता है और बी वाला जो टर्मिनल होगा वो हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो जब हमारा ए वाला टर्मिनल प्लस है उस पर क्या होता है, डायोड हमारा क्या बिहेव करता है, तो यहाँ से पॉजिटिव निकलता है हमारा और डायोड का ये वाला सिरा क्या होता है, हमारा पी होता है, ये वाला सिरा क्या होता है, एन होता है। पी का मतलब क्या होता है, प्लस, और एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो प्लस और प्लस जब मिलते हैं डायोड में, जब प्लस क्या करता है, जो पॉजिटिव वाला होता है डायोड के पी से मिलता है तो डायोड हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। उसी टाइम पे यहाँ पर ये पी होता है और ये क्या होता है हमारा एन होता है।
और माइनस वाला क्या होता है, इस प्लस से मिलता है, तो डायोड हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस में हो जाता है। तो एक टाइम पे क्या होता है हमारा, ए वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए वाला क्या होता है, ए टर्मिनल पॉजिटिव होता है, बी वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। उसकी वजह से जो हमारा D1 होता है वो क्या होता है, हमारा क्लोज सर्किट होता है। क्या होता है, क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है। और जो हमारा D2 होता है वो क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है। D2 क्या होता है, ओपन हो जाता है। इस D2 के ओपन होने की वजह से इस रास्ते से कोई करंट नहीं फ्लो करता है, लेकिन हमारा D1 के रास्ते से क्या होता है, एक करंट I फ्लो करता है, जो लोड के माध्यम से वापस इस तरह से एक ट्रांसफार्मर की तरफ एक सर्किट बनाता है। और RL में क्या होता है, हमारा एक करंट फ्लो होता है। इसकी वजह से हमको आउटपुट पर क्या होता है, एक तरंग मिलता है। आउटपुट पर कैसा तरंग मिलता है, आउटपुट पर एक इस तरह का तरंग हमको मिलता है, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला। अभी हमको लोग क्या देखते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में। इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ये हमारा टर्मिनल उलट जाता है, यानी ए वाला जो है वो माइनस हो जाता है और बी वाला क्या होता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ए वाला माइनस है तो हम डायोड को देखते हैं, तो डायोड का ये सिरा क्या होता है, पी होता है, और ये वाला सिरा क्या होता है, एन होता है। पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो हमारा जो D1 होता है वो D1 क्या हो जाता है, यहाँ पर ओपन हो जाता है। D1 क्या होगा, हमारा ओपन हो जाता है। उसी टाइम पर क्या होता है, हमारा D2 में क्या होता है, D2 में हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है, इसका P टर्मिनल होता है, इसका N होता है। P का मतलब पॉजिटिव होता है, N का मतलब नेगेटिव होता है। तो B वाला पॉजिटिव जो हमारा डायोड D2 होता है इसके पॉजिटिव से मिलता है, तो क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस होता है तो ये क्या होता है, हमारा क्लोज सर्किट की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो जो हमारा D2 होता है वो क्लोज स्विच या क्लोज सर्किट की भांति व्यवहार करता है, और D2 के माध्यम से क्या होता है, लोड की तरफ क्या होता है, हमारा एक धारा हमारी फ्लो करती है, जिसको I बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो D2 होता है वो क्या होता है, स्विच की भांति व्यवहार करता है, यानी क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है, और D1 जो होता है हमारा ओपन हो जाता है। तो D1 के क्रॉस में कोई करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन D2 के क्रॉस में, यानी लोड के क्रॉस में D2 की वजह से क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करता है। और उसकी वजह से हमको जो आउटपुट पर क्या होता है, फिर से एक सिग्नल प्राप्त होता है, जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमको एक जो हमारा फुल वेव होता है, यानी जब हम इनपुट पर क्या होते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल मिलकर क्या बनाता है, हमारा पूर्ण चक्र बनाता है। ठीक है, इनपुट का पूर्ण चक्र के लिए हमको आउटपुट पर क्या होता है, एक पूर्ण चक्र प्राप्त होता है। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमको आउटपुट पर सिग्नल मिल रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी क्या होता है, हमको आउटपुट पर सिग्नल मिलता है। ये हमारा इनपुट वेव है, क्या है, ये हमारा इनपुट वेव है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट वेव है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें देखे हैं कि हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, D1 एक्टिव होता है और D2 क्या होता है, हमारा एक्टिव नहीं होता है। इसकी वजह से हमको लोड पर क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ वेव के लिए एक वेव मिलता है। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, हमारा D2 क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है या क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है, और D1 क्या होता है, हमारा ओपन होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 की वजह से क्या होता है, हमको लोड पर धारा प्राप्त होता है, लोड पर करंट हमको प्राप्त होता है, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट का वेव होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल के लिए क्या करता है, हमको आउटपुट पर सिग्नल देता है, या आउटपुट पर वोल्टेज हमको देता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये जो टू डायोड वाला रेक्टिफायर होता है, इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर वही वेवलेंथ है, यानी वेव हमको दिखाया गया है, या वेव जो भी है इसका आउटपुट वेव वो दिखाया गया है। बोला है जो हमारा जब D1 हमारा एक्टिव होता है तो इस तरह का क्या होता है, हमको मिलता है ना। और जब हमारा D2 एक्टिव होता है तो हमको इस तरह से क्या मिलता है, एक वेव मिलता है। जब इन दोनों को क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद हमारा इस तरह से क्या होता है, एक फुल वेव वाला आउटपुट मिलता है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए क्या करता है, हमको तरंग देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा बोला हाफ वेव में क्या होता था, हमारा जो VDC होता था वो 0.318 VS पीक होता था। ठीक है, अब जब हम फुल वेव में देखते हैं तो फुल वेव में क्या है, हमारा जो इसका VDC होता है वो क्या होता है, 0.636 वोल्ट एस पीक होता है। ठीक है, यानी हाफ वेव से क्या होता है, यहाँ पर दुगना हमको क्या मिलता है, DC वोल्टेज हमको क्या होता है, फुल वेव में दुगना मिलता है। इस तरंग के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। आगे हमारा दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट DC स्तर। ठीक है, यानी जो हमारा दो डायोड वाला रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें DC का लेवल क्या है, या आउटपुट DC का क्या लेवल है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
बोला चूंकि फुल वेव रेक्टिफायर दो हाफ वेव रेक्टिफायर के संयोजन के अलावा और कुछ नहीं होता है। एक फुल वेव रेक्टिफायर का औसत डीसी मान स्वाभाविक रूप से एक ही सेकेंडरी वोल्टेज द्वारा संचालित हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का दुगना होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमारा रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसका जो आउटपुट डीसी होता है वो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का दुगना होता है। आगे चित्र 8 से स्पष्ट है कि फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का औसत डीसी मान क्या होगा हमारा, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका 2 गुना होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है हमारा 0.318 वीएस पीक होता है हमारा हाफ वेव के लिए। जब ये फुल वेव के लिए होता है तो हमारा क्या हो जाएगा 0.636 वीएस पीक। ठीक है, ये होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डीसी वोल्टेज होता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि हमारा जो फुल वेव के लिए डीसी होता है या फुल वेव के लिए जो डीसी वोल्टेज होता है वो क्या होता है हमारा 0.636 वीएस पीक होता है। आगे बोल रहा है, आगे हमारा वीएस पीक सेंटर टेप और ट्रांसफार्मर सेकेंडरी के किसी एक छोर ए या बी के बीच समान पीक वोल्टेज होता है। आगे है वीआरएमएस वीडीसी के संदर्भ में फुल वेव रेक्टिफायर का वीडीसी निम्न सूत्र से याद किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग शुरू में पढ़े थे, जो हमारा आरएमएस के साथ वी पीक का जो संबंध होता है वो क्या होता है हमारा होता है वी एस आर एम एस बराबर होता है 0.707 वी एस पीक होता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि जो हमारा वीडीसी होता है वो हमारा वीडीसी क्या होता है 0.636 वी आर एम एस वी एस पीक होता है। ठीक है, वी एस पीक होता है। अगर हम निकालेंगे तो हमारा वीडीसी क्या होता है, वीडीसी को अगर हम निकालते हैं तो हमारा होता है 0.9 वोल्ट वी एस आर एम एस होता है। उसको निकालते कैसे हैं, जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे वी एस पीक का वैल्यू रख देते हैं इसमें, हाँ वीडीसी वाले में क्या करते हैं हम लोग वी एस पीक का वैल्यू रख देते हैं। तो क्या होता है हमारा 0.636 गुना में वी एस पीक होता है। ठीक है, अब वी एस पीक को यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं तो क्या होगा हमारा 0.636 गुना में वी एस आर एम एस होगा, वी एस आर एम एस बटा में 0.707 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या निकलेगा हमारा वीडीसी बराबर क्या होगा हमारा, इससे जब डिवाइड होगा तो हमारा क्या निकल के आया 0.9 वोल्ट वी एस आर एम एस। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अपना जो वीडीसी होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो वीडीसी है निकल के आता है हमारा 0.9 वोल्ट वी एस आर एम एस निकल कर आता है। इस चीज को आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। हाँ, आगे क्या है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है हमको। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो वोल्टेज है वीआरएमएस में क्या है वो 24 यानी 24 वोल्ट का वीआरएमएस है। तो क्या होगा वीआरएमएस बराबर क्या होगा हमारा 24 वोल्ट होगा। क्या होगा हमारा 24 वोल्ट होगा। आगे इस ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग होने वाले फुल वेव रेक्टिफायर का जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, यानी इसके लिए क्या होगा जो उसका डीसी आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा। तो हमको फार्मूला पता है क्या होता है, वीडीसी बराबर होता है 0.9 वी एस आर एम एस। आर एम एस का वैल्यू हमको दिया है 24 है, क्या है हमारा 24। जब इसके साथ हम रखेंगे 24 तो हमारा क्या निकल के आएगा 21.6 वोल्ट डीसी हमारा निकल कर आता है, जो क्या होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 24 वोल्ट का जब हम देते हैं सेकेंडरी वोल्टेज तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है हमको 21.6 वोल्ट क्या होता है हमको मिलता है। अगला है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बोला कि चित्र में देखा जा सकता है कि एसी वोल्टेज के प्रत्येक इनपुट चक्र के लिए आउटपुट के 2 चक्र होते हैं। यह पूर्ण इनपुट वोल्टेज का कारण है। नतीजन एक फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट की जो आवृत्ति होती है एसी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है दुगनी होती है। ठीक है, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल यानी दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट पर हमको तरंग मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में उसका 2 गुना हो जाता है। यानी मान लो हम इनपुट पर कोई सिग्नल देते हैं तो इस तरह से जब एक तरंग अपना पूरा 360 डिग्री चलती है तो उसको बोला जाता है एक तरंग है, यानी 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है 1 हर्ट्ज की। ठीक है, इसको बोला जाएगा 1 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। लेकिन जो रेक्टिफायर होता है उसका जो आउटपुट होता है इस तरह से हमको आउटपुट क्या होता है मिलता है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको क्या होते हैं 2 वेव या 2 हमको फ्रीक्वेंसी का तरंग क्या होता है उसमें मिलता है। यानी अगर इनपुट हमारा 50 का होता है
तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हमको 100 हर्ट्ज का क्या होता है, मिलता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वही चीज को क्या कहा गया, हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी कहा गया। यानी जो हमारा तरंग है वो बार बार क्या रहा है, क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसी चीज को बोला जाता है रिपल। और वो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो उसको बोला जाता है रिपल फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो रिपल फ्रीक्वेंसी होता है इनपुट का दोगुना होता है, या हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका दोगुना होता है। तो इस तरह से क्या क्या याद रखना है कि आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो इनपुट का क्या होता है, हमारा दोगुना होता है। इनपुट अगर हमारा 50 है तो उसका जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, 100 हर्ट्ज के बराबर होता है। अगला है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। इसका जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है इसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है कि मान लो हम लोग इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़े थे, जो हमारा डायोड होता है अगर वो रिवर्स बायस में हमारा चल रहा है तो उसका इतना वोल्टेज होना चाहिए, या इतना वोल्टेज को वो सह सकता है जितने में वो खराब ना हो, यानी जिसको वो आसानी से सह सकता है। यानी ऐसा पीक वोल्टेज जिसको रिवर्स बायस में हमारा डायोड सह लेता है उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। तो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है उसके बारे में बात करा गया है। आगे बोल रहा है कि द्वितीयक वोल्टेज अपने अधिकतम धनात्मक मान तक क्या होता है, तत्काल पहुंच जाता है। तो इस तरह से मान लो कि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका इस तरह से हमारा चित्र बना होता है, यानी जो हमारा सर्किट होता है इस तरह से बना होता है। इसमें क्या होता है, सेंटर टेप होता है, यहाँ पर हमारा आरएल लगा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक D1 होता है, और इस तरह से हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक डायोड हमारा D2 लगा होता है। क्या लगा होता है, D2 लगा होता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव के लिए अगर हम इसको मान रहे हैं, ये हमारा D1 हो गया, तो क्या होता है यहाँ पर ये एक VS होता है, एक यहाँ पर क्या होता है VS होता है। ठीक है, अगर इसको हम पॉजिटिव के लिए मान रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर इसको हम लोग मानते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्या होता है, हमारा शॉर्ट होता है, और इसके क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। अब लेकिन उसी टाइम पे जो हमारा डायोड D2 होता है वो क्या होता है, हमारा ओपन होता है। ठीक है, ओपन होने की वजह से ये शॉर्ट नहीं होता, यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वोल्टेज मिलता है किसके बराबर, जो हमारा ये VS मिला के कितना होता है, 2VS जो वोल्टेज होता है वो हमारा पूरा वोल्टेज कहाँ पर मिलता है, हमारा जो D2 होता है उस पर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अब इसमें क्या होता है, एक क्लोज सर्किट हम लोग बनाते हैं, है ना। आरएल को अगर हम निगलेक्ट मान ले तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक क्लोज सर्किट बनता है। अब इस क्लोज सर्किट में हम क्या निकालते हैं, अपना वोल्टेज निकालते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है। तो इस वाले टर्मिनल पर क्या होता है, हमारा यहाँ पर सेकेंडरी में हमको VS यानी 2VS हमको मिलता है। तो केवीएल लगाने पर क्या होता है, हमारा यहाँ पर होता है कि सभी वोल्टेज का क्या होता है, बीजीय योग 0 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर ये मिल जाएगा हमको, कितना मिलेगा, 2VS मिलेगा। उसके बाद हमारा अगला क्या होगा, हमारा यहाँ पर हमारा D2 वाला जैसे सामने दिया है, रिवर्स वोल्टेज PIV वोल्टेज अक्रॉस D2, यानी जो हमारा PIV वोल्टेज होगा, PIV वोल्टेज अक्रॉस में D2। उसके बाद प्लस में क्या है, हमारा यहाँ पे प्लस है, ये प्लस क्या है, हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज, जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है अक्रॉस में D1 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, अब VS वाला तो हमारा हाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2VS पीक। क्या हो गया, हमारा 2VS पीक। आगे है माइनस में जो हमारा डायोड होता है उसके क्रॉस, डायोड D2 के क्रॉस में जो PIV वोल्टेज है, डायोड क्रॉस में D2, प्लस में क्या है, हमारा वोल्टेज अक्रॉस में हमारा जो डायोड D1 है, डायोड D1 के अक्रॉस में हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ इसके अक्रॉस में जब ये फॉरवर्ड है तो इसके अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, बराबर 0। तो अगर इस तरह से देखेंगे कि जो हमारा PIV वोल्टेज है, PIV वोल्टेज अक्रॉस में D2 किसके बराबर होता है, V2VS पीक के बराबर होता है। यानी हमारा जो सेकेंडरी पे जितना हमारा पीक वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज जो होता है उसका दुगना हमारा क्या होता है, इसका PIV वोल्टेज होता है, जो हमारा डायोड D2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना जो हमारा रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, उसका डायोड का जो PIV वोल्टेज होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, PIV वोल्टेज में अक्रॉस D2 जो होता है वो क्या होता है, 2VS पीक होता है। यानी पीक वोल्टेज के दुगना के बराबर डायोड D2 का जो PIV वोल्टेज होता है वो होता है। ठीक है, तो PIV वोल्टेज क्या होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रेक्टिफायर हो गया जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था। अगला यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। क्या है हमारा, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो अगला हेडिंग बना सकते हैं हम लोग, क्या बना सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर।
इस ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 2 डायोड होते हैं और एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। उस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए हम लोगों ने निर्माण किया है फुल वेव यानी ब्रिज रेक्टिफायर का। अब ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, हमारा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो नॉर्मल वाला ही होता है, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे 2 पोल ही होते हैं और इसमें क्या होता है 4 डायोड का इस्तेमाल करा जाता है। 4 डायोड को एक ब्रिज के फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं और उसके बीच में लोड को रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन बनता है वो ब्रिज रेक्टिफायर का बनता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। बोला है 2 डायोड और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग करके फुल वेव रेक्टिफायर की हानियों को एक संशोधित फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा दूर किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा चित्र में क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर को दिखाया गया है। यानी इस रेक्टिफायर में हमारा जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारा सेंटर टेप नहीं है, नॉर्मल वाला ट्रांसफार्मर ही है। और इसमें क्या है हमारा जो हमारे डायोड होते हैं इनको ब्रिज के फॉर्मेट में इस तरह से बनाया जाता है। यानी जो हमारा D2 और जो हमारा D2 और D4 होता है उसका डायोड का डायरेक्शन सेम होता है, और जो हमारा D2 और D1 और D3 होता है उसका डायोड का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा सेम होता है। इस तरह से इसको एक ब्रिज के फॉर्मेट में बनाया जाता है और बीच में हम लोग क्या करते हैं, लोड को लगाते हैं। तो ऐसी संरचना हमारी क्या कहलाती है, ब्रिज रेक्टिफायर कहलाती है। यानी जो सारे के सारे हमारे डायोड हैं ये ब्रिज के फॉर्मेट में लगाए गए हैं। आगे बोल रहा है कि चूंकि डायोड एक ब्रिज के रूप में जुड़े हुए होते हैं, यह रेक्टिफायर सर्किट आमतौर पर ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में जाना जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर को सेंटर टेप किए गए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही सभी सेकेंडरी वोल्टेज का उपयोग किसी भी समय रेक्टिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होता है तो किसी भी समय उसका हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल हो। तो इस तरह से क्या होता है हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अपने ब्रिज रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन को तो देख लिया है, अब उसमें कैसे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो इनपुट है वो हमारा इनपुट इस तरह से क्या होता है, सिग्नल देता है, या इस तरह से हम अपना क्या करते हैं, इनपुट को देते हैं। तो इनपुट में क्या होता है हमारा, एक पॉजिटिव हाफ वेव होता है, एक नेगेटिव हाफ वेव होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव हाफ वेव के लिए, पॉजिटिव हाफ वेव, ठीक है, या पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, वेव या साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, जो हमारा ए वाला टर्मिनल होगा है यहाँ पे, वो क्या होता है हमारा, ए वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव और बी वाला टर्मिनल क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है हमारा बना हुआ होता है। अब क्या होता है हमारा पॉजिटिव है ए वाला, तो ए वाला यहाँ से चलता है ना, यानी प्लस वाला यहाँ से चलता है, यहाँ पर आता है तो 2 रास्ते मिलते हैं उसको इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो D1 वाला रास्ता है यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। ये D1 का ये वाला टर्मिनल P है, ये वाला टर्मिनल N है, हमने पीछे भी पढ़ा था। P वाला क्या होता है पॉजिटिव, N वाला क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो P यानी डायोड का P टर्मिनल हमारे जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे मिलता है, तो डायोड हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में होने से ये क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है और हमारा करंट यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पर प्लस है और ये क्या होता है इसका, ये माइनस टर्मिनल होता है, ये क्या होता है इसका प्लस टर्मिनल होता है। तो प्लस और माइनस जब मिलते हैं तो क्या होता है, ये ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है और हमारा करंट इधर नहीं आता है, हमारा करंट इस रास्ते से जाता है। ठीक है, अभी इस रास्ते पर क्या हुआ हमारा, यहाँ पर लोड आ गया, लोड से फिर आगे जब बढ़ता है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है और डायोड का ये पॉजिटिव सिरा होता है, ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव सिरा होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है तो फिर से क्या करता है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस बनाता है। तो फॉरवर्ड बायस बनाएगा तो यहाँ पर भी क्लोज सर्किट की भांति व्यवहार करता है और इस तरह से क्या होता है हमारा, हाँ इस तरह से हमारा क्या होता है, करंट इस डायरेक्शन में भी जाता है और इस डायरेक्शन में भी जाता है। इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो क्या होता है हमारा, ये पॉजिटिव होता है। नहीं, इस डायरेक्शन में क्या, यहाँ से 2 डायरेक्शन में बढ़ जाता है, यहाँ पर प्लस आता है, प्लस आता है तो क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है हमारा यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो हमारा जो करंट होता है इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर एक क्लोज सर्किट का निर्माण करता है और हमारा लोड के क्रॉस में एक करंट हमारा फ्लो करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो सीधे शब्दों में कहें, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है हमारा तो डायोड हमारा D1 और डायोड हमारा क्या होता है D3 दोनों क्या होते हैं हमारे क्लोज सर्किट में होते हैं, और जो हमारा डायोड D2 होता है और जो डायोड हमारा D4 होता है वो हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट में होता है। ठीक है, डायोड D1 और डायोड D3 हमारे क्या होते हैं, क्लोज सर्किट में होने की वजह से जो हमारा करंट होता है वो एक रास्ते में होता हुआ इस तरह से लोड के क्रॉस में होता हुआ ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाता है।
ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक क्लोज लूप का यानी एक सर्किट का अनुपालन करते हुए हमारा जो करंट होता है इस ब्रिज रेक्टिफायर में हमारा फ्लो करता है, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। आगे हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, अगला क्या होता है हमारा, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, ये हमारा जो ए वाला टर्मिनल होता है ये माइनस होता है और बी वाला टर्मिनल क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ए वाला टर्मिनल नेगेटिव होने की वजह से हमारा नेगेटिव यहाँ तक आता है, यहाँ से दो रास्ते में बढ़ता है हमारा नेगेटिव, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। यहाँ नेगेटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव यानी डायोड का पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है आपस में ओपन सर्किट या रिवर्स बायस बनाते हैं, तो ये हमारा डायोड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो डायोड D1 क्या हो जाएगा हमारा, ओपन हो जाएगा। उसी टाइम पे यहाँ पर नेगेटिव आता है और यहाँ पर नेगेटिव आता है, यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या है, ये इसका एन जंक्शन है और ये क्या है हमारा पी लेयर है। तो एन और नेगेटिव मिलके क्या करता है, फॉरवर्ड बायस बनाता है और हमारा जो डायोड होता है वो क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है। इस तरह से फिर हमारा डायोड क्या होता है, आगे बढ़ता है और यहाँ पर भी जाता है ना। फिर इस तरह से करंट हमारा आगे बढ़ता है और करंट हमारा इस रास्ते पर भी बढ़ता है। यहाँ पर नेगेटिव होता है, ये पी टर्मिनल है यानी पॉजिटिव है, ये क्या है हमारा नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, फिर से रिवर्स बायस बनाता है और ओपन कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो करंट है वो इधर नहीं बढ़ेगा, फिर हमारा करंट लोड के क्रॉस में आता है और यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचते ही हमारा ये तो सर्किट ओपन हो गया, तो करंट हमारा उधर नहीं जाता है, फिर करंट हमारा इधर फॉलो करता है, इधर आता है तो ये माइनस होता है ना। और ये डायोड का एन जंक्शन, ये एन टर्मिनल होता है और ये क्या होता है, पी टर्मिनल होता है। तो माइनस और माइनस क्या करते हैं, फिर से मिलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लोज स्विच का के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, लाइन हमारा क्लोज हो जाता है और इस तरह से हमारा क्या होता है, एक पूरा एक लूप बन जाता है। क्या बनता है, एक पूरा लूप बनता है और इस तरह से क्या होता है हमारा इसमें डायोड में क्या करता है, यानी रेक्टिफायर में हमारा क्या करता है, करंट फ्लो करता है। कैसे, किस रास्ते से, हमारा ए वाले रास्ते से होता है और डायोड D2 को क्या करता है, क्लोज करता है। उसके बाद फिर हमारा लोड में जाता है, लोड से होता हुआ फिर डायोड D4 को क्या करता है, एक्टिव करता है और इस तरह से वापस ट्रांसफार्मर में आ जाता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो हमारा डायोड D2 और जो हमारा डायोड D4 होता है वो क्या होता है, क्लोज सर्किट की भांति व्यवहार करता है या क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है और करंट का संचालन लोड के माध्यम से करता है। और उसी टाइम पे जो हमारा D1 होता है और जो हमारा D3 होता है ना, जो हमारा D1 होता है और जो हमारा D3 होता है, ये क्या करता है, एक ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है और इसके माध्यम से कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा इनपुट होता है इसके लिए हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी क्या होता है, तरंग मिलता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या होता है, हमको तरंग मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसा हमारा फुल वेव में होता था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता था, हमको तरंग मिलता था, उसी तरीके से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, हमको आउटपुट पर तरंग मिलता है। ये हो गया हमारा इनपुट वेव वाला हो गया, इनपुट वेव, और ये क्या हो गया हमारा आउटपुट वेव। ठीक है, इस तरह से इनपुट वेव पे जब हम इनपुट देते हैं तो उस तरह से हमको क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर या जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें हमको आउटपुट पर दो बार तरंग मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसको आप एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं और बाकी इसमें हमने डिस्क्रिप्शन अच्छे से इसका समझा दिया है। हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी स्तर। ठीक है, जैसा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी स्तर होता था वैसे ही हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में भी क्या होगा, आउटपुट डीसी स्तर होता है। उसके लिए भी वही फार्मूला है, VDC बराबर क्या होता है हमारा 0.636 VS पीक होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा VDC है, क्या है हमारा VDC है 0.636 VS पीक। अगर ये पीक के केस में हम लोग लेते हैं तो ठीक है, अगर हम RMS के केस में अगर हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो क्या होता है हमारा VDC हो जाएगा, VDC बराबर 0.9 VS RMS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VS RMS हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दो अलग अलग हमारे फार्मूले बनते हैं। अगर हम चाहें तो VS पीक के अक्रॉस में VDC निकाल सकते हैं अपना, जो भी हमारा रेक्टिफायर होता है उसका आउटपुट, और अगर हम RMS के रूप में निकालना चाहें तो हमारा भी उसके लिए भी हमारा मान होता है, क्या होता है 0.9 वोल्ट VS RMS। ठीक है, इस तरह से हम ब्रिज रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में जो भी हमारा आउटपुट डीसी स्तर होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये यहाँ पे तरंग दिया गया है, जो भी हमारा तरंग होता है ना, फुल वेव रेक्टिफायर का जो ये इनपुट तरंग है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा आउटपुट तरंग है। ठीक है, क्या है हमारा इनपुट AC वोल्टेज है किसका, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ये क्या है हमारा आउटपुट
आउटपुट डीसी वोल्टेज है। क्या है? आउटपुट डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है तो उसके लिए हमारा जो D1 और हमारा जो D3 रहता है, D3 वो क्या होता है? हमारा एक्टिव होता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो हमारा D2 और जो हमारा D4 रहता है वो एक्टिव रहता है। इस तरह से अगला साइकिल चलेगा तो फिर D1 D3, अगला साइकिल चलेगा तो फिर हमारा क्या होता है? D2 और D4 क्या होता है? हमारा एक्टिव रहता है। इस तरीके से क्या होता है? हमको एक पीक वोल्टेज मिलता है जो हमको होता है VDC बराबर 0.636 हमारा VS पीक होता है। ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का क्या होता है? हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है, या उसका आउटपुट क्या हो गया? हमारा वेव डायग्राम होता है। अगला है हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसा हमारा फुल वेव यानी दो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर में जैसा हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी होता था, उसी तरीके से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में भी रिपल फ्रीक्वेंसी होता है। तो ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में हमारा जो रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा जो जो हम इनपुट देते हैं उसका क्या होता है? दोगुना होता है। ठीक है, मान लीजिए इनपुट पर हम लोग हमारा इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? हमारा 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। तो आउटपुट पे जो हमको ब्रिज रेक्टिफायर में मिलेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हमारा 100 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये होता है हमारा रिपल फ्रीक्वेंसी किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर का और फुल वेव रेक्टिफायर का। तो वो क्या होता है? इनपुट पर जो भी हम वेव देते हैं या जो भी हम फ्रीक्वेंसी इनपुट पर देते हैं उसका जस्ट क्या होता है? हमारा डबल होता है। ठीक है, आगे हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, पीआईवी वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर के एक्रॉस में जो हमारा पीआईवी वोल्टेज होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। आगे है यहाँ पर क्या है? हमारा चित्र दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है? चित्र दिया गया है। अब ब्रिज रेक्टिफायर के एक्रॉस में हमने क्या किया है? यहाँ पर पीआईवी वोल्टेज के लिए चित्र बनाया है, जिसमें क्या है? हमारा D1 है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर D2 है, यहाँ पर हमारा D3 है और हमारा क्या है? यहाँ पर D4 होता है। ठीक है, बोला कि चित्र में ब्रिज रेक्टिफायर को दिखाया गया है जब सेकेंडरी वोल्टेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाता है। ठीक है, जब सेकेंडरी वोल्टेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाता है तो क्या होता है? डायोड D4 आदर्श रूप से क्या होता है? शॉर्ट होता है और यह D1 आदर्श रूप से क्या होता है? खुला होता है। बाहरी लूप के चारों ओर वोल्टेज जोड़ने पर और किरचॉफ नियम लागू करने पर। ठीक है, अगर क्या है? हमारा डायोड D2 क्या है? हमारा डायोड D1 क्या है? हमारा यहाँ पर ओपन है। तो डायोड D1 ओपन है, यहाँ पर क्या है? ये माइनस हो जाता है और ये इसको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाता है। जब यहाँ पर हम माइनस ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जो हमारा डायोड D1 होता है वो हमारा क्या होता है? ओपन हो जाता है। और डायोड D1 के ओपन होने से यहाँ पर क्या होता है? करंट हमारा इस रास्ते से आएगा और जो हमारा D2 होता है, D4 होता है, वो क्या होता है? हमारा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब D4 हमारा शॉर्ट हो गया तो इसके क्रॉस में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारा 0 होता है और इसके क्रॉस में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है? पीक रिवर्स वोल्टेज होता है। यानी जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर, वही हमको क्या होता है? यहाँ पर मिलता है। तो अगर इस वाले लूप को हम देखें, यहाँ पर अगर हम क्या करें? KVL लगाएं, तो KVL लगाने से क्या होगा? हमारा यहाँ पर क्या होता है? हमको माइनस VS मिलेगा, या यहाँ पर प्लस अगर हम नीचे से काउंट करना शुरू करें तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस VS मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस PIV अक्रॉस में D1। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? हाँ, उसके बाद क्या मिलेगा? प्लस में D4 के अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बाद बराबर में 0। D4 के अक्रॉस में हमारा क्या होगा? हमारा 0 वोल्ट होता है। तो हमारा VS बराबर क्या हो जाएगा? VS बराबर, अगर ये 0 हो गया तो ये इधर चला जाएगा, ये वाला वैल्यू को इधर ले आएंगे तो PIV वोल्टेज D1। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है PIV वोल्टेज अक्रॉस में D1 वो बराबर होता है VS पीक के। ठीक है, इसके VS पीक के। ठीक है, तो जो हमारा हाँ D1, हाँ, तो जो हमारा PIV वोल्टेज होता है किसके क्रॉस में? किसी भी डायोड के क्रॉस में ब्रिज रेक्टिफायर में जो हमारा क्या होता है? PIV वोल्टेज होता है डायोड के क्रॉस में, वो होता है हमारा VS पीक के बराबर होता है। यानी हम इनपुट पर जितना सेकेंडरी वोल्टेज पीक देते हैं वही हमारा क्या होता है? डायोड के क्रॉस में PIV वोल्टेज होता है। लेकिन हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता था उसमें क्या होता था? उसका दोगुना हो जाता था। लेकिन जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें क्या होता है? VS पीक के बराबर होता है हमारा PIV वोल्टेज किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। आगे हमारा रेक्टिफायर की दक्षता क्या होती है? हमारी रेक्टिफायर की दक्षता। ठीक है, कोई भी रेक्टिफायर है उसकी दक्षता हम लोग उसके इनपुट और आउटपुट के अनुपात के हिसाब से निकालते हैं। तो रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है DC आउटपुट पावर बटा में इनपुट AC पावर। ठीक है, यानी हम कितना DC आउटपुट पावर ले रहे हैं, DC आउटपुट पावर बटा में AC इनपुट पावर।
एसी इनपुट पावर, ठीक है। एसी में हम कितना पावर दे रहे हैं और डीसी में हमको कितना पावर आउटपुट पर मिल रहा है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, हमारा इफिशियंसी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इफिशियंसी किसी भी रेक्टिफायर का। आगे हमारा, हाँ, रिपल फिल्टर है। क्या है रिपल फिल्टर? देखो रिपल फिल्टर क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे कल करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं। रिपल फिल्टर क्या होता है, मान लो हमने रेक्टिफायर पे अभी जो भी हमने आउटपुट वोल्टेज अपना निकाला, वो क्या होता है, हमको रिपल फ्रीक्वेंसी में मिलता है। यानी वो अपने आप को क्या करता है, प्रत्येक साइकिल में बार बार क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। यानी प्योर डीसी नहीं मिलता है हमको, क्या मिलता है, रिपल डीसी मिलता है। उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि रिपल फ्रीक्वेंसी फुल वेव का कितना होता है, हाफ वेव का कितना होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर का हमारा कितना होता है। तो वो क्या होता है, प्योर डीसी नहीं होता, उसमें एसी का पार्ट होता है। यानी वो बार बार क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को रिपल करता है, ठीक है। उसी रिपल की आवृत्ति है, या जो उसका रिपल होता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग एक फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है रिपल फिल्टर। इस फिल्टर में हम बहुत सारे कंपोनेंट का एक खास कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसकी उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रेक्टिफायर से प्राप्त हुआ डीसी होता है, जिसमें रिपल एसी होता है, या बार बार अपने आप को रिपीट करता है, यानी रिपल डीसी होता है, उसको हम लोग प्योर करने के लिए एक डिवाइस का या एक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके, वो जो हमारा हमारा जो रिपल डीसी होता है, उसको हम लोग प्योर डीसी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। या जो हमारा रिपल फिल्टर होता है, जो बार बार, यानी कि जो हम रेक्टिफायर से प्राप्त हुए जो एसी डीसी होता है, उसमें क्या होता है, बार बार जो रिप्लीकेशन होता है, उस रिप्लीकेशन को दूर करने के लिए हम लोग एक फिल्टर बनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, हमारा रिपल फिल्टर बोला जाता है। इस फिल्टर में हम एक कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस रिपल फिल्टर के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आप एक बार देखिएगा, रेक्टिफायर वाला बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।